ग्रेविटेशन, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है, हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक वेरिएशन ऑफ जी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड द सेकेंड इज कैपिटल जी, मेजरमेंट ऑफ कैपिटल जी। ओके, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ जी से पहले व्हाट इज जी यहाँ से स्टार्ट करता है, तो एक बार याद कर लें। न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बताना है आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्या है? यस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन, कौन सा फोर्स? इट इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस या फिर टू मासेस, टू पॉइंट मासेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, m1 इंटू m2 पढ़ चुके हैं, एंड इट इज यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दोज टू मासेस। यहाँ पर हमने मासेस को कंसीडर किया है पॉइंट मासेस। क्या कंसीडर किया है मासेस को? पॉइंट मासेस। द लॉ इज स्टेटेड फॉर पॉइंट मासेस ओनली। And what are point masses? Is it a point mass? Or is this a point mass? कैसे डिसाइड करेंगे पॉइंट मास? If I have two masses, m1, m2, यहाँ पर है मेरे पास वापस से m1, m2, ये डिज़ाइन छोड़ दो, m1 m2, I have two masses here and here also. If size of this mass is very small compared to distance between them, then we say that the masses are point masses. If size of this mass is large or comparable to distance between them, then they are not treated as point mass. These are extended bodies. कैसी बॉडीज है ये? एक्सटेंडेड बॉडीज है। साइलेंट पे रखो। नहीं, इसका मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में मीनिंग समझाता हूँ। ये मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, दीज आर टू पॉइंट मासेस, लेट अस से दीज आर मासेस। अब इनके बीच का डिस्टेंस देखो, तो ये डिस्टेंस अगर मैं सेंटीमीटर्स में मेजर कर रहा हूँ तो इनकी हाइट भी सेंटीमीटर्स में है। सो ऑब्वियसली ये कंपेरेबल डिस्टेंसेस है, दीज आर कंपेरेबल डिस्टेंसेस। ना सपोज मैं इसको यहाँ रखूँ और इसको 10 किलोमीटर दूर रख दूँ, तो इनके साइजेस सेंटीमीटर्स में, इनका डिस्टेंस किलोमीटर्स में, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। समझ रहे हो? इसके साइज़ के कंपैरिजन में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जब हम यहाँ से उसको देखेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत छोटा पॉइंट दिखेगा। इमेजिन करो, अभी मैंने ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ये देखो, ये मार्कर मेरे नज़दीक है तो मुझे इतना दिख रहा है, ये दूर चला गया और छोटा हो गया, और दूर जाएगा और छोटा होगा। एक सिचुएशन में ये कैसा हो जाएगा? इसका साइज पॉइंट हो जाएगा। हाँ, स्टार्स हमारे से इतने दूर है, दे अपीयर टू बी पॉइंट मासेस, है ना। स्टार्स इतने दूर है कि वो पॉइंट लगते हैं, होते नहीं है। हमारा सन जो है वो मीडियम साइज का स्टार है या स्मॉल स्टार है। मैक्सिमम स्टार गैलेक्सी में हमारे सन से 1000 गुना या कई हज़ार गुना बड़े हैं, है ना, कई बड़े, बहुत बड़े। और कुछ सन से बहुत छोटे भी है, इवन इतने छोटे कि ये बिल्डिंग के साइज़ के, ऐसे भी कुछ स्टार्स हैं, बट वो डेड स्टार्स होते हैं। बट ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में नहीं जाएंगे हम लोग। तो ऐसे वेरिएशन ऑफ साइज है। तो हमको पॉइंट मास किसे ट्रीट करना है? समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द सेपरेशन, है ना। तो अब ये दोनों को भी पॉइंट मास बोल सकते हैं, और इनसे बेटर ये वाले, दीज आर ऑल्सो पॉइंट मासेस। अब इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो कौन सा पॉइंट मास? तो ये पॉइंट मास। समझ रहे हो? तो सेपरेशन तो उतना ही रखा है मैंने, लेकिन साइज इनका और छोटा कर दिया। सो पॉइंट की खास बात क्या है? पॉइंट को ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, ना डेप्थ है, कुछ भी नहीं है। पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस, बट इट हैज़ समथिंग। उस समथिंग को क्या बोलेंगे? मास तो है ही यहाँ पर, ग्रेविटेशन बढ़ रहा है इसलिए। एक और है, उसको लोकेशन है स्पेस में, उसकी एक जगह है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट से बताते हैं, है ना। XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा है ना। तो वो पॉइंट की खास बात है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट मास ले रहे हैं। वाई द स्टेटमेंट वॉज गिवन फॉर पॉइंट मास?
टू मेक द लॉ ईजी, ठीक है। बट अगेन ये तो पॉइंट मासेस के लिए लॉ बना दिया, बट द लॉ वॉज एक्चुअली मेड फॉर प्लैनेट्स, ठीक है। अब सन और अर्थ की बात करेंगे तो वी कैन सी द साइज ऑफ सन टू बी सिग्निफिकेंटली लार्ज, है ना। अर्थ से सन इतना बड़ा दिख रहा है, मतलब द डिस्टेंस इज नॉट सच दैट कि हम इनको पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं। एनीवे इफ वी कैन ट्रीट द अर्थ एज पॉइंट मास इन फ्रंट ऑफ सन, बट वी कैन नॉट ट्रीट सन एज पॉइंट मास, तो ये लॉ वहाँ पर वैलिड नहीं है। सो व्हाट ही डिड, न्यूटन ने क्या किया, पूरा कैलकुलस उसके लिए डेवलप किया। एंड एट द एंड ऑफ होल मैथमेटिक्स व्हाट ही फाउंड कि ये जो एक्सटेंडेड बॉडीज़ है, अगर सिमेट्रिक बॉडीज़ है ऐसी सिमेट्रिक, जैसे कि अर्थ और सन सिमेट्रिक है, स्फीयर है, आइडियल स्फीयर है, तो इनके सेंटर से ये फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। और सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए पूरा कैलकुलस आया है। एक पूरा बुक लिखा प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसमें पूरा कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो भी आपने पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है, जो पढ़ने वाले हो, वो सारा सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ये फोर्स जो है ना वो सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल पढ़ना है ना, तो एक बुक है क्या है, लेक्चर्स बाय फिनमन, ऐसा कुछ तो बुक है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। लेक्चर्स बाय आर फिनमन या फिनमन लेक्चर्स, ऐसा कुछ है, फिनमन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स, ऐसा बुक है। सो दैट उस बुक में इसके बारे में डिस्कशन किया है कि ये पॉइंट मासेस पे तो लॉ वैलिड है, तो अगर बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाए तो ये लॉ कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, एंड स्टिल इट इज़ वैलिड इफ़ वी टेक द सेंटर्स ऑफ द मासेस, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उनके सेंटर टू सेंटर अगर फोर्स की बात करें, देन दिस लॉ इज स्टिल वैलिड, ठीक है। तो उसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है इस वाले बुक में, ठीक है। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको अगर कॉम्पैक्ट कर देंगे तो कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसा था इसका, F इक्वल टू क्या था, इसको कंबाइन कर दो और कांस्टेंट रख दो, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल G M1 M2 अपॉन, तो ये M1 M2 और ये R स्क्वायर को कॉम्पैक्ट करके यहाँ लिख दिया और एक कांस्टेंट डाला, दिस G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, यूनिवर्स में इसकी वैल्यू हर जगह एक जैसी है, ये किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू भी है ना, बताया था, द वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट बता दो इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डायमेंशन डिराइव किया था क्या हमने, आता है डिराइव करते सभी को, एक बार याद करो तो कैसे डिराइव किया था, देखो तो ज़रा नोटबुक में चेक करो, अपने किया हुआ है सभी ने डिराइव, एक बार क्विकली रिवीजन कर लो तो, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस क्या आते हैं देख लो, कैसे करेंगे, एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। न्यूटन मतलब फोर्स है, m/L/t-2, फोर्स के डायमेंशन m⁻⁻1 L⁻⁻1 t⁻⁻2। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ है L2, तो इसका था m1 L1 t-2, इसका L2, तो L3 हो गया, m1 L3 t-2, और इधर क्या है m2 है, ऊपर जाएगा तो -2, तो कितना हो गया m-1 L3 t-2। ओरली समझा मैंने क्या किया, ठीक है। ऐसे ओरली भी कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। तो ये जो G है, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसमें ही वॉज अनेबल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। कहीं पे भी न्यूटन के बुक्स में आपको G का वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक, ओरिजिनल राइटिंग में। सो बट एनीवे अगर मुझे ये G नहीं पता है तो आई कैन नॉट फाइंड दिस फोर्स, वेदर इट इज़ 1 2 और सम अदर नंबर। अगर मेरे पास G की वैल्यू नहीं है, आई कैन नेवर फाइंड दिस फोर्स, है ना। या फिर फोर्स फाइंड कर सकते हैं, मासेस अगर पता है और R भी पता है, सब कुछ पता है, तो हम G फाइंड कर सकते हैं। बट सिंस दिस G, आप देख सकते हो ये वैल्यू, इट इज़ वेरी स्मॉल, इट वॉज नॉट ईजी टू डिटरमाइन दिस। क्यों ईजी नहीं था, उसका रीज़न सुनो। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो छोटे मासेस के लिए इट इज़ वेरी स्मॉल। जैसे कि हम लोगों में भी मास है m1 m2, मेरा आपका सबका मास है,
M1 मेरा ले लो, M2 आपका ले लो। 50 kg, 70 kg, 80 kg के अराउंड है हर एक का, तो प्रोडक्ट भी आएगा तो हंड्रेड्स ऑफ kg में आएगा, एंड डिस्टेंस भी हमारा मीटर्स में ही है, ठीक है। स्टिल दिस फोर्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, अदरवाइज हम लोग ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। हम पे एक दूसरे का फोर्स अभी फील भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। कितना है कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू हमारे पास है, सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट इट। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 M2, लेट अस से मेरा 100 kg, आपका भी 100 kg ले लेते हैं मैक्सिमम मास, ठीक है। और हम दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर ले लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर कर दो। 10 मीटर वैसे ज़्यादा है, और नज़दीक लेके आते हैं। 1 मीटर की दूरी पे हम लोग खड़े हैं, तो कितना हो गया ये फोर्स? 10 कितना? -11 + 4, 11 में से 4 गए, कितने? 11 में से 4 गए, कितना? ये कितना है? बस इतना, 0.00 एग्जैक्टली। ये कितना है? 0.0000006 1 2 3 4 5 6, एक और 0 चाहिए, 667 इतना कम फोर्स है। अगर हम लोग 100 किलो के हो जाते, बहुत खा के, और 1 मीटर दूरी पे खड़े रहते, तो भी हम पे फोर्स कितना होता? इतना। तो क्या लगता है, इतने फोर्स से हम लोग हिलते भी क्या? नहीं हिलते, ऑब्वियस बात है, क्योंकि बहुत सारे अदर फोर्सेज है जो हमारी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं अर्थ पे। हाँ, स्पेस में होते तो इतना भी फोर्स सफिशिएंट है हमको चिपकने के लिए, हम सबका गोला बन जाता स्पेस में होते। तो जहाँ पर ऐसी कोई ग्रेविटी नहीं है, ऐसी कोई जगह होती स्पेस में, तो हम सब एक गोला बन जाते एक दूसरे के नज़दीक आके, है ना। तो फॉर्चुनेटली हमारी अर्थ का मास हमसे काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है अर्थ का मास? मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। एक्चुअली इट इज़ 5.99, मैंने राउंड फिगर करके ये वैल्यू लिया है। इतना अर्थ का मास, ठीक है। 10⁻, देख लो हमारा मास, लेटेस्ट से वापस से ले लेते हैं। मास ऑफ पर्सन 100 kg, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 100 किलो का इंसान है, बहुत खाता है रोज। और कितना डिस्टेंस है अर्थ और हम में? ये अर्थ, हम कहाँ पर है? तो डिस्टेंस कितना अर्थ और हम में? ये डिस्टेंस। अगेन फोर्स सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है ये। इसके लिए लंबा सा मैथमेटिक्स डेवलप किया गया, एंड एट द एंड क्या निकल के आया कि ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस लेना है। तो हम अर्थ के कंपैरिजन में हम पॉइंट है, अर्थ इतनी बड़ी है कि वी आर एज गुड एज अ पॉइंट, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है? इट इज 6400 किलोमीटर्स। तो ये सारी वैल्यूज इधर डाल दोगे, यू विल गेट द वैल्यू। ये आपने किया होगा शायद से स्कूल लेवल पे, किया था क्या ऐसा कुछ? 100 इंटू ये अर्थ का मास 6 × 10⁻24 अपॉन ये कितना है? 6400 किलोमीटर है, तो 10⁻3 मीटर में भी करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन करोगे तो फोर्स मिलेगा। अप्रोक्सीमेट करते हैं, 10⁻11 है, इधर ये 10⁻2 है, ये 6 छोड़ दो, 10⁻24 है, और इसको भी 6.4 ले लो, तो ये 10⁻2 कितना है? 2 3 3 6 का स्क्वायर कितना? 12। 36 नहीं, 6 का स्क्वायर 12 कैसे? 10⁻6 है ना, 10⁻6 है, 6 थोड़ी ना। ये इसके 3 इसके 3, 10⁻3 × 10⁻3 10⁻6, 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12, ठीक है। मैंने वो नंबर्स नहीं लिए, मुझे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ, अच्छा 12 आना चाहिए, तो मैंने 12 तो नहीं था। हाँ, मैंने 36 बोला, या आप लोगों ने बोला? नहीं, हमने बोला 36 क्योंकि हमने स्क्वायर बोला था। हाँ, तो स्क्वायर ही तो है ना, इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है। ठीक है, देखो फिजिक्स के टीचर ऐसे करते हैं, झोल। 24 + 2 कितना? 26 में से 11 गए कितना?
15 में से 12 का कितना? भले ही मैंने ये नंबर्स नहीं लिखे हैं, 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, काफ़ी आसपास। और ये भी 6 का स्क्वायर मतलब अप्रोक्सीमेटली 36, तो मैंने वो नहीं लिखा है। सो 2 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा, छोड़ो। 10 कितना आ रहा है? 3। सिग्निफिकेंट है, 1000 न्यूटन है। मतलब 100 किलो आपके सिर पे रख दो तो उतना फोर्स, आपके सिर पे 100 किलो रख दूँ तो उतना फोर्स। और ऑब्वियसली अगर मैं 100 किलो का हूँ तो मुझे 100 किलो का ही तो फोर्स फील होना चाहिए, वही तो हो रहा है। समझा क्या? है ना? हमारा वेट कितना होता है? mg। अगर मैं 100 किलो का हूँ तो मुझे mg 100g का फोर्स लगेगा मेरे पे, मेरे जॉइंट्स पे और पैरों पे, है ना? और एक और है कंसेप्ट, अगेन अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं जंप करूँ यहाँ से नीचे, अगर मेरा वेट 100 kg, तो जंप करते वक्त मेरे जॉइंट्स पे कितना फोर्स लगेगा? इतना ही लगेगा क्या? 100 kg? ज़्यादा लगता है। क्यों? जंप करते वक्त फोर्स ज़्यादा लगता है। हाँ, किसको बैलेंस करने के लिए? हाँ, तो 100 kg को 100 kg बैलेंस कर सकता है। अभी मैं खड़ा हूँ, अब इमेजिन करो मेरा वेट 100 kg है, तो मेरे जॉइंट्स या जो भी बोन्स है वो 100 kg को ही काउंटर बैलेंस कर रहा है ना? वर्टिब्रल कॉलम सब मिला के, है ना? एवरेज 100 kg लग रहा है मुझ पे, नॉर्मल रिएक्शन। जब मैं जंप कर रहा हूँ तो वो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, अर्थ का या सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन हम पे बढ़ जाता है जब हम जंप करते हैं। हम कहाँ अगेंस्ट जा रहे थे? हम तो नीचे गिर रहे हैं, फ्री फॉल में है। अगर मैंने यहाँ से ये जंप कर लिया, आप भी ट्राई कर सकते हो। आपके जॉइंट्स पे यहाँ पर स्ट्रेस आएगा, खड़े रहते हुए उतना स्ट्रेस नहीं आता जितना जंप करते वक्त आता है। तो वो जॉइंट पे जो स्ट्रेस आता है, या फिर हमारे ये जो थाई बोन है उस पर एक्सेस प्रेशर पड़ता है, एक्सेस फोर्स लगता है। वो क्यों लगता है? जंप करते वक्त। हाँ हाँ, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है लेकिन? हाँ, हम एक्सेलरेटेड है तो क्या हो जाएगा? वी विल एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन अर्थ, वी विल एक्सर्ट मोर फोर्स। चेंज इन मोमेंटम वगैरह पढ़ा है ना? F = dp/dt। जब हम जंप कर रहे हैं तो हमारा मोमेंटम नॉन जीरो है। अभी मैं खड़ा हूँ, मोमेंटम जीरो है, तो मेरा फोर्स सिर्फ मेरा वेट है। जब मैं जंप करूँगा तो मेरा फोर्स मेरा वेट रहेगा क्या? सिर्फ नहीं, मोमेंटम आ जाएगा उसमें। तो उस केस में वेट तो रहेगा ही, ये भी आ जाएगा। और जब जंप करके रुक जाते हैं तो मोमेंटम में डायरेक्ट जीरो हो जाता है। सो फ्रॉम मूविंग यू बिकम्स योर मोमेंटम बिकम्स जीरो, फ्रॉम मोशन मोमेंटम बिकम्स जीरो। तो ये नॉन जीरो मोमेंटम जीरो हो रहा है। सो देयर इज ह्यूज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है? और ये ह्यूज चेंज होगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स हम अर्थ पे लगाएंगे, बदले में अर्थ भी हमको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगी जिससे जॉइंट्स पर प्रेशर आता है, ठीक है? तो इतना जंप कर दोगे तो आपके जॉइंट्स या कुछ टूटेगा नहीं, बोन्स भी नहीं टूटेंगे क्योंकि बोन्स पे भी सेम प्रेशर आता है। लेकिन और थोड़ा यहाँ से वहाँ नीचे जंप करोगे तो ये वाला तो उतना ही है, ये बहुत बढ़ जाएगा। ये बहुत बढ़ जाएगा तो आपके सारे बोन्स जो हैं उनके टुकड़े टुकड़े होना चालू हो जाएगा, है ना? हमारा जो फीमर होता है सबसे बड़ा बोन होता है, थाई बोन। इट इज़ द बिगेस्ट बोन एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। कितना वेट बेयर कर सकता है पता है क्या? 10 टाइम्स एट लीस्ट। मतलब अगर मेरा वेट 100 है तो ये 1000 kg बेयर कर सकता है। वेट लिफ्टर्स देखो, अपने वेट के बराबर वेट उठा लेते हैं, जो पावर लिफ्टर्स होते हैं ओलंपिक के, है ना? लड़कियां भी उठाती है, ऐसा नहीं लड़के ही उठाते हैं। सो क्यों उठा पाते हैं? हमारे बोन की कैपेसिटी है उतनी, है ना? एक मैंने देखा था किसी तो ओलंपिक में हुआ था, पावर लिफ्टर थी, उसका जब वेट लिफ्ट किया ना तो बोन टूट गया था। वो देखा है क्या आपने? जैसे ही लिफ्ट किया उस मोमेंट पे बोन टूट गया। हो सकता है अननेसेसरी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए और अगर मसल्स आपका वेट बेयर ना कर पाए तो उस केस में बोन ब्रेक हो सकता है, सारा प्रेशर अगर बोन पे आ जाए, है ना? इंटरेस्टिंग बात है ना, सारा फिजिक्स से रिलेटेड है। देखो ओलंपिक में भी फिजिक्स लग रहा है, हर जगह फिजिक्स है, आपको सिर्फ सोचना है, कहाँ नहीं है पता चलेगा आपको, ठीक है? तो जंप करना रिस्की हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हाइट से कर रहे हो तो, है ना? एंड दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट?
दैट डिपेंड्स ऑन योर वेट, क्योंकि dp/dt ये चेंज इन मोमेंटम प्लस आपका वेट ये तो फिक्स है, लेकिन ये जो है मास इंटू वेलोसिटी, और आपका वेलोसिटी जो है आप कितने हाइट से जंप कर रहे हो उतना बढ़ने वाला है। हाँ, फ्री फॉल में वेलोसिटी बढ़ता है जितना आप ज़्यादा नीचे जाते हो, और अगर आपका मास भी ज़्यादा है और आप ज़्यादा हाइट से भी जंप कर रहे हो, सो दिस इज़ लार्ज, और अल्टीमेटली जब लैंड करोगे तो आपका मोमेंटम ज़ीरो होना है ना। आपने सॉफ्ट लैंडिंग भी सुना होगा ना। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? इम्पल्स को कम कर। अभी मैं जंप कर रहा हूँ, मैंने शूज़ पहना है, शूज़ के अंदर कुशन है, वो क्या कर रहा है? सॉफ्ट लैंडिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और अगर वही मैं बेयर फुट जंप करूँ तो वो एडिशनल जो मुझे ये मिल रहा था dt इंक्रीज़ कर दो तो क्या हो जाएगा? दिस टर्म डिक्रीजेस, तो वो मेरा जो चेंज इन मोमेंटम का टाइम है विच इज़ कॉल्ड इम्पल्स, उसको कम कर रहा है। तो अगर आप इसकी जगह हार्ड फ्लोर है, इसकी जगह मैं सैंड बेड पे जंप करूँ तो सैंड का ऐसा पूरा लेवल है, पूरा सैंड से भरा हुआ, तो ये टाइम और बढ़ जाएगा और मुझ पे जो इम्पैक्ट है वो कम लगेगा, बोन्स पे इम्पैक्ट कम लगेगा, समझो, जॉइंट्स और बोन पे इम्पैक्ट कम लगेगा, है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो आप किसी ऐसे सैंड के बड़े से अगर पाइल है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हाइट से भी जंप कर सकते हो, मतलब इवन यहाँ से भी, है ना। बट इट इज़ नॉट एडवाइज्ड, करो मत, लगता बहुत है, मरोगे नहीं, हड्डियाँ भी नहीं टूटेगी, लगता बहुत है। और अगेन दैट हाइट शुड बी इनफ, है ना। वो सैंड बेड आपने सोचा और इतना सा सैंड बेड है और जंप करो दो फ्लोर से, सो इट विल बी डेंजरस। हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों ने किया था बचपन में, बट एट दैट टाइम हमारा मास कम था, अभी मास ज़्यादा है ना। सो बी केयरफुल, फिजिक्स पता होना चाहिए जंप करने से पहले। सर ऐसा तो नहीं है कि जंप करने में अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है। देखो फोर्स जो है ना वो एवरेज कांस्टेंट है हमारे लिए। क्यों कांस्टेंट है वो मैं इसके बाद वाला टॉपिक है। हाँ, रौनक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन उस पे से मुझे याद आ गया। एक ऑब्जेक्ट है 10 किलो का, ठीक है, अर्थ कहाँ है? अभी जहाँ पर है वहीं पर। हाँ, और लेटेस्ट से ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ रखा हुआ है, नीचे गिरने वाला ये बॉल है। दूसरा बॉल है 20 kg का, अलग अलग मटेरियल से बने हैं। अब दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा? फोर्स के फॉर्मूला के हिसाब से क्या है? आर तो दोनों का सेम है, अर्थ से के सेंटर से। मास दोनों का अलग है, अर्थ का तो चलो ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट का तो अलग है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? द फोर्स इज डिफरेंट, फोर्स सेम नहीं है, तो जिस पे ज़्यादा फोर्स वो जल्दी नीचे आना चाहिए। सो होता क्या है? कौन पहले नीचे आता है? बोथ रीच साइमल्टेनियसली। ऐसा क्यों? साथ में गिरता है, इसका एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा मैं आपको। डिफरेंस नेग्लिजिबल है, नहीं, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये साथ में क्यों गिरता है, ठीक है, उस पर हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक है, तब चर्चा करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, पहले चेक करना चाहिए ना। सर ने बोल दिया साथ में गिरेंगे तो सच थोड़ी ना है, चेक करेंगे हम लोग, चीज़ों को गिराएंगे, फेंकेंगे, है ना। उस टाइम पे कैलकुलेट भी लगा था कि सेम ही गिरेगा, वो जो हेवियर मास है वो जल्दी गिरेगा और डेंसिटी भी सेम ही होगी। हाँ, आप एक और वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे ना मून पर, तो व्हाट ही डिड, ही रिलीज्ड हैमर एंड अ फीदर। कौन पहले गिरना चाहिए? हैमर और फीदर, मतलब एक हथौड़ा और एक पक्षी का वो क्या, पंख, हाँ, फेदर, दोनों को साथ में छोड़ा। एंड इन दैट वीडियो यू कैन सी साथ में गिर रहे दोनों मून पे। अब सोचो इस पे, है ना, सोचते रहो, आज वीडियो देखो, मैं बताऊंगा बाद में। हाँ, एयर रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट ग्रेविटी? हेवी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा लगनी चाहिए ना। ठीक है, एयर तो अर्थ पे है, इसलिए चलो एयर अपना सारे एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ करती है। मून पे नहीं है एयर, तो चलो एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ नहीं होगी। बट व्हाट अबाउट फोर्स? हेवी ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो फिर जो हेवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी नीचे गिरना चाहिए कि नहीं? सोचो, आज इस पे सोचो,
अगली क्लास में इसका आंसर बताऊंगा, अभी नहीं, आज सोचो सिर्फ इस पे। Sir, value of small g doesn't depend on mass. देखते हैं, देखेंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ जी। अब देखो ये जो फॉर्मूला था F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें ये जो जी है दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट विच वाज नॉट नोन एट दैट टाइम। न्यूटन के टाइम पे ये पता नहीं था, 16th सेंचुरी की बात है, तब नहीं पता था। तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड कैवेंडिश, नाम भी ऐसा देखो कैवेंडिश, डिश नहीं है, कैवेंडिश है। तो चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, हेनरी कैवेंडिश, एच कैवेंडिश, सो ही मेड अ सेटअप टू मेजर वैल्यू ऑफ जी। अभी हमारे डिस्कशन से क्या निकल के आया, ऑर्डिनरी मासेस के लिए, इवन 100 kg के ऑब्जेक्ट्स के लिए वो जो फोर्स है वो बहुत कम है, बहुत कम है ना। अब कौन सी सदी है, 16वीं और 17वीं सदी की बात है, उस टाइम पे ये ऐसा फॉर्मूला दे दिया है न्यूटन ने। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गया, जी कैलकुलेट करने में खुद न्यूटन नहीं कर पाया, तो सोच लो इतना डिफिकल्ट काम था। तो उस टाइम पे ये जी का इतना इशू था कि कैलकुलेट इजीली नहीं कर सकते, है ना। तो वाई इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट दिस जी, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत कम है ना। ऑर्डिनरी मासेस के लिए हमने अभी फोर्स निकाला, इट वॉज 0.00, मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फोर्स, एंड दैट टू ऑन अर्थ। उस टाइम पे तो स्पेसशिप भी नहीं थे कि भाई ऐसी कहीं जगह चले जाओ जहाँ बहुत ग्रेविटी नहीं है, बहुत कम है, तो वहाँ पर कर लो एक्सपेरिमेंट, वैसा भी नहीं था, ऐसा कोई जगह है नहीं वैसे, बट होता भी तो वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, है ना। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस जी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और अगर मास बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हेवी ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, बहुत हेवी मतलब कितना, 10 के पावर में अगर मास है, ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट फोर्स मिल जाएगा इफ़ इन सम वे यू कैन कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अगर कैसे तो भी आप अर्थ के ग्रेविटी को कैंसल आउट कर दो कुछ करके, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सेटअप एट दैट टाइम, इवन टू थिंक कि भाई कैसे बनाएंगे, बट ही डिवाइज्ड अ वेरी सिंपल डिवाइस। सोचो बहुत सिंपल डिवाइस बनाया, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड टॉर्जनल पेंडुलम। अब ये नया टाइप का पेंडुलम है, नया है ये सब। कैसा है देखो, मेरे को चाहिए एक थ्रेड, चाहिए थ्रेड तो नहीं है अभी मेरे। ये हमारा लोकल सेटअप, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू व्हाट वाज टॉर्जनल पेंडुलम, ठीक है। क्या है, देयर इज अ थ्रेड, देयर इज अ रॉड, दोनों तरफ मास होना चाहिए जो अपने पास नहीं है, ठीक है। सो लेट अस इमेजिन वी हैव टू हेवी मासेस हियर, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास एंड दिस मास। अगर इस तरफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाए तो ये नीचे जाएगा, इस तरफ फोर्स बढ़ जाए ग्रेविटेशनल तो ये नीचे जाएगा। अगर दोनों आइडेंटिकल मास है, मैंने सेंटर पे रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो गया, तो इसलिए ये बैलेंस्ड है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई और हेवी ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, इस हेवी ऑब्जेक्ट, इमेजिन करना आपको, देयर इज अ हेवी स्फीयर हियर। कौन सा सेटअप चल रहा है, ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ठीक है। यहाँ पर एक हेवी स्फीयर है, ये मैंने दूसरा हेवी स्फीयर लाया उसके नजदीक, व्हाट विल हैपन, इसका और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा, यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक और हेवी मास रखा हुआ है, दोनों हेवी मासेस, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स उस तरफ, तो ये कैसे ट्विस्ट होगा, ऐसा। ओके, नाउ वी डोंट हैव मेटल स्ट्रिंग, मेटल की स्ट्रिंग की जरूरत है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। इफ वी हैव मेटल स्ट्रिंग, व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको ट्विस्ट करूंगा थोड़ा सा, इफ आई एक्सर्ट सम काइंड ऑफ फोर्स, फॉर एग्जांपल हमारे केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, देन इट विल मूव लाइक दिस। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेते हैं और अच्छे से, थोड़ा उस तरफ रख देते हैं झाड़ू, हाँ ठीक है। अब देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ और यहाँ लगेगा, सो दिस विल गेट टिल्ट, और वो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ट्विस्ट आएगा, एंड देन ट्विस्ट विल टर्न इट बैक। तो एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा, क्या हो जाएगा, इट विल मूव लाइक दिस, सो देयर विल बी ऑसिलेशन। फिर कुछ देर के बाद ये ऑसिलेशन रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग ने जो टॉर्क लगाया और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क लगा,
दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। स्ट्रिंग का फोर्स उसे वापस लाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दूर लेके जाएगा, ठीक है। दूर लेके जाएगा मतलब उन मासेस की तरफ लेके जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्ट्रिंग क्या करेगी, वापस से अपनी जगह लाने की कोशिश करेगी। देयर इज अ सिचुएशन व्हेन दीज टू टॉर्क विल बैलेंस। याद करो मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ाई है ना। सो टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंसेस विद एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड द पेंडुलम विल बी इन बैलेंस्ड कंडीशन। उस कंडीशन में आपको कैलकुलेशन करना है। समझा क्या करना है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में? एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल सेटअप में रॉड बहुत बड़ा लिया था, मासेस आई गेस 80 kg या कुछ तो था, एक मास और दूसरा मास यहाँ पर, और साइड में आई गेस 5 kg या 6 kg था। एग्जैक्ट डेटा आपको नेट पे मिलेगा कितने किलोग्राम के मासेस लगाए थे दोनों तरफ, ठीक है। एंड देन यूजिंग दैट सेटअप कैवेंडिश कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कैपिटल G, ठीक है। देखो ये अपना सीलिंग होगा, ठीक है। उन्होंने ऐसे किसी लड़के को पकड़ने नहीं बोला था, वहां पर सीलिंग था उनके लैब के अंदर। देन ही यूज्ड अ फाइबर, दिस इज कॉल्ड मेटल फाइबर। जनरली फॉस्फर ब्रोंज का एलॉय होता है ये, जनरली फॉस्फर एंड ब्रोंज ये दो मेटल का एलॉय बनाते हैं, फॉस्फर ब्रोंज फाइबर। तो उस टाइम पे कौन सा था आई डोंट नो, बट वैसा होता है टॉर्जनल पेंडुलम में। एंड देन देयर इज अ हेवी मास हियर एंड हियर, और ये जो है ये लाइट वेट रॉड था, थिन लाइट वेट रॉड सेपरेटेड बाय टू हेवी मासेस, ठीक है। ये कैपिटल M, ये कैपिटल M, दोनों आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल, सेंटर पे बैलेंस किए हो गए, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा है, सिर्फ वर्टिकल लग रहा है। अब यहाँ इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक और छोटा मास रख दिया, ठीक है। ऐसा आई गेस ये वाले मोटे थे और ये छोटा था, ऐसा कुछ है, देख लेना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। स्टेशनरी मासेस हैवी होंगे और ये छोटे होंगे, है ना। ये शायद से 5-6 किलो के थे और ये 60 किलो ऐसे कुछ होते हैं, देख लेना एक्चुअल डेटा में। सो एक इधर और एक इधर, ये वाला मास इसे पीछे खींचेगा, ये बैकवर्ड्स है, ये फ्रंट साइड है, ये वाला मास इसे अट्रैक्ट करेगा पीछे की तरफ। दीज कैपिटल M हेवी मासेस आर फिक्स्ड, ये जो है सस्पेंडेड मासेस आर फ्री टू रोटेट, इस पे ऐसा फोर्स लगेगा। नाउ व्हाट विल बी द टॉर्क? टॉर्क विल बी F इनटू ये डिस्टेंस R परपेंडिकुलर। तो टॉर्क निकाल सकते हो आप, किसका टॉर्क? इन दोनों का। अब ये टॉर्क कितना होगा? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये दोनों को टर्न कर रहा है, ये वाला कौन सा फोर्स है? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल टॉर्क हो गया ऑन दिस टॉर्जनल पेंडुलम। टॉर्जनल पेंडुलम मतलब ऐसा पेंडुलम जो ऐसे रोटेट कर सकता है, अभी हमने देखा इस तरह से रोटेट करने वाला। इट रोटेट्स इन दिस प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और जब ये रोटेट करेगा, इस फाइबर के अंदर ट्विस्ट आएगा, ठीक है, टर्निंग, ट्विस्टिंग होगा, एंड दैट ट्विस्टिंग प्रोड्यूसेस अ रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। ये वाला रिस्टोरिंग टॉर्क दिखाने के लिए वी कैन नॉट यूज दिस स्ट्रिंग जो मैंने यूज किया है ना, मैंने सुतली यूज किया था, बट एक्चुअली वी शुड यूज अ मेटल वायर। मेटल का ऐसे थ्रेड होना चाहिए और वो हेवी रॉड और हेवी ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, सो दैट आई कैन शो यू दिस। लैब में इसका सेटअप रहता है, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा है? जितना आप ट्विस्ट करोगे उतना वो टॉर्क ज्यादा होगा, उतना वो रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा। सो दिस रिस्टोरिंग टॉर्क is proportional to the twisting under theta. So इसको हम लोग लिख सकते हैं some constant c into theta. अगेन ये इस constant c डिटरमाइन करना पड़ता है, बट ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है। You can determine this constant c कैसे? अलग-अलग एंगल्स ले लो और उसके लिए टॉर्क मेजर कर लो, है ना। एक्सटर्नली आपने जो ये ग्रेविटेशनल दिया, ये तो हमें मेजर करना है। बिफोर डूइंग दैट यू कैन एक्सटर्नली अप्लाई सम फोर्स, मैनुअल फोर्सेस दे दो अपने मन से, कितना वैल्यू का देना है वो। सो अगर आपने फोर्स दे दिया तो उस केस पे आप ये सी निकाल सकते हो, ठीक है। सो फोर्स से टॉर्क निकाल सकते हो, टॉर्क निकाल लिया तो सी निकाल सकते हो बाय मेजरिंग थीटा, ठीक है। थीटा भी यहाँ पर कैसे मेजर करता है सुन लो। देयर इज अ डिफरेंट प्रोसीजर टू मेजर दिस थीटा। एक मिरर लगाया जाता है इस फाइबर के ऊपर, मिरर को पेस्ट करते हैं छोटा सा, एंड दे यूज अ लाइट लैंप। एक लैंप उस तरफ रहता है, उस लैंप का लाइट इस पे गिरता है, and you get the reflection on this side,
एंड देयर इज अ स्केल, ट्रांसपेरेंट स्केल होती है जिस पर रिफ्लेक्शन मिलता है इसका, और इसके ऊपर क्रॉस लिखा रहता है, तो वो क्रॉस बताता है आपको रिफ्लेक्शन कहाँ है। जैसे ही ये मिरर ट्विस्ट होगा, सिंस लैम्प और स्केल फिक्स है, मिरर ट्विस्ट होगा तो व्हाट विल हैपन, जो इस मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन वहाँ पड़ रहा है स्केल पे, दैट विल शिफ्ट, एंड बाय मेजरिंग दैट शिफ्ट हमें पता है ऐसा कोई तो फॉर्मूला है S इक्वल टू आर थीटा, है ना। इससे हमें अगर वो शिफ्ट S मिल गया, R हमें कितना दूर रखा हुआ है स्केल वो हम मेजर कर सकते हैं, वी कैन फाइंड दैट थीटा, तो थीटा मिलता है इससे, ठीक है। सो बाय मेजरिंग थीटा C तो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन दिस टॉर्क, सो दिस restoring torque is easy to determine by measuring theta only, clear है। C जनरली मिल जाता है आज के टाइम पे तो गूगल से मिल जाता है, बट एट दैट टाइम इट वाज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, ठीक है। ये दोनों चीजें मिल गई, मतलब ये मिल गया। नाउ इन इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, रिस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस ला रहा है और ग्रेविटेशनल टॉर्क उसको घुमा रहा है, ठीक है। ये ऐसा है ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल टॉर्क उसको ऐसे घुमा रहा है, जो फाइबर है उसका रिस्टोरिंग टॉर्क उसको ऐसे घुमाना है, दोनों एक जगह पे क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। एंड इन दिस कंडीशन these two torque, gravitational torque will be equal to restoring torque। ये किसका, फाइबर का, जो भी फॉस्फरस ब्रोंज है, जो भी मेटल फाइबर है, मेटल फाइबर मतलब बहुत पतला है, ठीक है। और ये किसका, ये वाला, दिस इज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल टॉर्क ड्यू टू फोर्सेस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स, जो भी हेवी स्फीयर है उनके फोर्सेस की वजह से ही आता है। तो अभी ये दोनों बराबर कर दो, क्या आ गया इक्वेशन, एफ जी इंटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर आप यहाँ से मेजर कर सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो इजी टू डिटरमाइन। ये सी थीटा हो जाएगा, थीटा एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है, सी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। व्हाट अबाउट एफ जी, एफ जी हम लोग फॉर्मूला बताओ न्यूटन का, एफ जी इज जी मास 1 मास 2, एक छोटा स्फीयर एक बड़ा स्फीयर, अपॉन उनका डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस आएगा, याद रखना डिस्टेंस d, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाएगा c, अच्छा इनटू r भी है, इनटू r परपेंडिकुलर इक्वल टू c थीटा। अब ये फॉर्मूला में इधर वाली सारी चीजें हमारे पास है। कैन वी फाइंड दिस d, जब वो पेंडुलम हिलना रुक जाए, क्या हम लोग दोनों स्फीयर के बीच का d निकाल सकते हैं? यस, वी कैन मेजर दिस d, ये मेजर हो सकता है। उसमें रखे हुए मासेस भी हमने ऑलरेडी मेजर करके ही लगाए हैं, तो बचा क्या, दिस g कैन बी मेजर्ड यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज। इतना मेजरमेंट करके g निकाला जा सकता है, एंड एट दैट टाइम ही मेजर्ड द सेम वैल्यू ऑफ g, काफी हद तक एग्जैक्ट जो वैल्यू आज की प्रेजेंट वैल्यू है उस टाइम की वैल्यू काफी हद तक मैच करती है। 17th सेंचुरी में ये इतना भारी एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। So it was great discovery at that time and G was determined. जैसे ही G निकाल लिया, he was the first scientist to measure mass of Earth. इस G पे से उन्होंने अर्थ का मास भी निकाल लिया। कैसे निकालेंगे अर्थ का मास, अगर मुझे G पता है तो मेरे पास फॉर्मूला है G m1 m2 upon r square. This is force of gravity which is equal to mass of me into acceleration of me. अगर मैं यहाँ से जंप कर दूं तो मेरा मास इनटू मेरा एक्सेलरेशन, ये मेरे पे फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरा मास मेरे को पता है दोनों तरफ m है, अर्थ का मास नहीं पता है, ये निकालना है मुझे, बट मेरा एक्सेलरेशन पता है 9.8, ये तो न्यूटन ने निकाला हुआ था, 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। दिस वाज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, न्यूटन ने भी नहीं, गैलीलियो ने निकाला था 15th सेंचुरी में g 9.8, तो ये तब पता था। ये कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जिसको हम लोग ऊपर से फेंक रहे हैं नीचे, तो उसका g पता है, m पता है, कैपिटल G कैविटिश ने खुद निकाला हुआ है, r तो पता ही है डिस्टेंस, ये भी तब भी पता था, अरे बहुत पहले से पता था। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जितना पुराना है उतना ये सारे डिस्टेंसेस पुराना है। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग अर्थ का साइज, सन का साइज, अर्थ और सन का डिस्टेंस सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारा कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सो ऑल दीज वैल्यूज वर नोन एंड दैट्स व्हाई वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ। अब एक बार मास ऑफ अर्थ निकाल लिया तो अब क्या दुनिया में क्या बचा, सब चीज़ों का मास निकाल लेंगे। सो अभी तक सन का मास पता है, ऑलमोस्ट हमारे पूरे गैलेक्सी का मास हमें पता है। इतनी सारी चीज़ें सिर्फ
एक जी से मिल गया है ना, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसका मास ज़्यादा मैटर नहीं करेगा जब ये वाले ऑब्जेक्ट्स हेवी है। इसका मास क्यों नहीं, क्योंकि अदरवाइज इनके जो मासेस है यहाँ तक कंट्रीब्यूट करते हैं, बट अगर इनका मास यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा तो इनका यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो काउंटर हो जाएगा। सो वैसे भी करके वो बैलेंस आउट हो रहा है, तो इसलिए तो टॉर्जन पेंडुलम का सेटअप। सिंगल भी तो पेंडुलम लगा सकते थे, टॉर्जन ही क्यों लगा है, तो उसका रीजन सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो सो दैट सिर्फ एक ही फोर्स बचे, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो किसने बैलेंस करना चाहिए, फाइबर में। फाइबर का जो टॉर्क होता है वो काफ़ी कम होता है, तो वो दोनों बैलेंस करना इस तरीके से बनाया गया सेटअप। एंड अगेन द सेटअप वाज वेरी डेलिकेट, एयर का फ्रिक्शन और ये सारी चीज़ें भी आ सकती है, तो उसको बहुत ही आइसोलेटेड रूप में करा गया था, ठीक है। आपको एग्जैक्ट डेटा नेट पे मिलेगा, कैवेंडिश का पेपर भी मिल जाएगा, देखना क्या सेटअप किया था, नेट पे सर्च करो, पूरा एक्चुअल सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया कि क्या करके कैसे करके मेजर किया जी, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल एरर्स बहुत एलिमिनेट करने पड़ते हैं रियल एक्सपेरिमेंट में। फिजिक्स में जो कांस्टेंट होते हैं दीज आर कॉल्ड फिजिकल कांस्टेंट्स। ज़्यादातर फिजिकल कांस्टेंट को हमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना पड़ता है, बहुत ही कम केसेस में मैथमेटिकली आते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू मैथमेटिक्स से आ जाती है, बहुत ही कम केसेस में। बट इन जनरल वी हैव टू मेजर दीज कांस्टेंट्स यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स ओनली। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, उसको थ्योरेटिकली मेजर किया गया था यूजिंग सम फार्मूला, ऐसा फार्मूला था स्पीड ऑफ लाइट के लिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये आपको अभी नहीं समझेगा क्या फार्मूला है, तो इस फार्मूला से स्पीड ऑफ लाइट आया था, 4 इक्वेशंस यूज किया था मैक्सवेल ने और ये फार्मूला आया था। फिर म्यू आगे का है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, आगे पढ़ाऊंगा बिल्कुल, डोंट वरी। सो इससे आया था, एंड इसकी ये आने के लिए 4 इक्वेशन यूज किया था मैक्सवेल ने, ठीक है। तो जनरली फिजिक्स के फॉर्मूले जो है वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं, फॉर्मूले नहीं सॉरी, द कांस्टेंट्स वी डिटरमाइन कांस्टेंट यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब ये हो गया कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जरा देखना, if we place an object of mass n, mass small m ले लो, on surface of earth, on surface of earth, अर्थ पे अगर मैं किसी छोटे मास को रख दूं, ऐसे एक छोटा मास ले लिया, अर्थ के सरफेस पे रख दिया, लुक एट द अर्थ इटसेल्फ, दिस इज अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ ये है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, और हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट इधर रख दिया है, ठीक है। सो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीस टू मासेस, ये स्मॉल m है और ये कैपिटल है। व्हाट इज डिस्टेंस r, r इज कैपिटल है ना, 6400 किलोमीटर जो भी है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा दैट विल बी g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस इज कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स will be equal to weight of the object या फिर mass into acceleration, F equal to ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ से आता है, F equal to ma, mass into acceleration, this is acceleration due to gravity g, m is mass of this object, दोनों तरफ m कट कर दो, क्या आ गया, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। ये पढ़ा है स्कूल में, है ना। What is capital G? Gravitational constant, universal gravity. Mass of What is capital R? Mass of Earth. What is capital R? Radius of Earth, and small g is acceleration. acceleration due to gravity. Capital G constant है या नहीं? Capital M? Capital M? Constant है. तो ये Unconstant. constant है। A constant into constant divided by constant is constant. वही तो किया ना। चलो वैल्यूज डाल के निकालते हैं कितना आ रहा है। 6.67 into 10 raised to कैलकुलेटर निकालो, क्योंकि इतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 raised to 24 किलोग्राम, रेडियस इज 6400 into 10 raised to 3 मीटर का स्क्वायर। करो कैलकुलेट, करो कैलकुलेट। चलो और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 6.67 into 6 डिवाइड बाय 64 into 64
इंटू 10 ऊपर होगा 24 में से 11 गए 13 नीचे आ जाएगा 2 3 5 ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लो इंटू 10 0.00625 है सर एरर आ गया एरर नहीं आया वो ई है एरर नहीं आएगा वो ई है एक्सपोनेंट है मतलब 10 का पावर तो मैंने बोला ना वो मत करो इतना ही करो ना कैलकुलेट इतना ही तो कैलकुलेट करो मैंने वो कर लिया ना 10 का पावर इतना सा कैलकुलेशन में तुम लोग इतना टाइम लगाएगा वो भी कैलकुलेट कैसे डिवाइड बाय ये किया क्या 40.02 कुछ गलत वैल्यूज डाली क्या सर 264 के 2 0 है 4 0 है के और अरे ठीक है ना तो 40 कैसे आ रहा है करो वापस से कैलकुलेट सर वो 10 into 3 नहीं आएगा हाँ अरे वो छोड़ दो तुम ये तो कैलकुलेट करो फोर्टी कैसा है 40.02 ये मल्टीप्लिकेशन ठीक है 64 into 64 करो 9 इन दोनों को डिवाइड करो इन दोनों को डिवाइड करो 0097 9770 बस हो गया ये आ गया 0.00977 10 कर देंगे तो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है एक राउंड फिगर केलं तर किती होतं 9.8 तुमचा नाही माझा नाही 9.8 घेऊन टाका ऐसी तो आता है 9.8 ठीक है अच्छा आंसर डेविएट क्यों किया उसका रीजन इधर देखो आंसर क्यों थोड़ा सा स्लाइटली अलग आया आर जो है मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाली है आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट डाली है क्योंकि याद करने में आसान है एम की वैल्यू अप्रोक्सीमेट डाली है एग्जैक्ट वैल्यूज गूगल पे अवेलेबल है एग्जैक्ट वैल्यूज देख सकते हो अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी सारी वैल्यूज डालोगे तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 9.8 एग्जैक्ट वैल्यूज डालने पे अच्छा ये कांस्टेंट है या नहीं है नहीं है पर यहाँ तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट है रेडियस चेंज होगा ना अगर हम हर जगह चेंज करेंगे और हाँ अर्थ का जो रेडियस है इट इज नॉट कांस्टेंट अर्थ कैसी है इसलिए परफेक्ट स्फीयर है क्या नहीं कैसी है आइडियल नहीं अर्थ इज नॉट आइडियल स्फीयर इट इज बल्ज्ड एट इक्वेटर फ्लैट एट पोल्स है ना अंडे जैसे ऐसे हाँ ओब्लॉन्ग बोल सकते इतनी भी नहीं है मैंने बनाया इतनी भी नहीं है सर अर्थ फ्लैट ही वैसे बस ऐसे समझ लो यार अभी मैं नहीं बना सकता मतलब इक्वेटर पे बल्ज नाउ थिंक ऑफ इट व्हाई इट इज बल्ज्ड ऑन इक्वेटर ऐसे फूगी हुई क्यों है इक्वेटर से और ऊपर से नहीं फूगी रोटेशन की वजह से ऐसा ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बल्ज्ड है इक्वेटर नहीं टाइड्स इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून टाइड अलग कंसेप्ट है हाँ दोनों तरफ होता है उस पर एक है वीडियो है आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे तो वहाँ पर बताया हम लोग ने कि वाई टाइड्स तो ठीक है एक तरफ होना चाहिए ना जिस तरफ मून है अपोजिट साइड में भी टाइड आती है तो इट इज़ ड्यू टू दिस रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ ठीक है वो हम लोग नहीं करेंगे उस पर चर्चा क्या यहाँ से निकल के आ रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 है और वो ये कॉन्स्टेंट से निकल के आ रही है
बट अगर ये कांस्टेंट है तो g शुड बी कांस्टेंट, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ नंबर 1, एक रीज़न क्या है, r इज़ नॉट सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ। हमने जो वैल्यू लिया दिस इज एवरेज वैल्यू, या फिर कैलकुलेशन के लिए लिए जाने वाली वैल्यू है ये। रियलिटी में इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, पहला पॉइंट। वैल्यू ऑफ r इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। दूसरी चीज़, इफ़ वी चेंज द हाइट, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ चले जाएंगे, सो दिस इज r प्लस h, मतलब ये r भी चेंज हो रहा है विथ हाइट एंड डेप्थ। नीचे चले जाएंगे तो भी चेंज हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो भी चेंज होगा। सो दिस इज नॉट कांस्टेंट इन ऑल केसेस। अगर हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी विल चेंज। ठीक है, कैसे चेंज होगी वो डिराइव करेंगे। दूसरी चीज़, एक और इफेक्ट है जो हमने नहीं सोचा, अर्थ इज रोटेटिंग एंड द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जिसके बारे में हमने यहाँ पर कहीं पे भी डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, अभी भी इस वक्त हम अर्थ पे है, अर्थ इज रोटेटिंग, मतलब हम पे कोई ना कोई फोर्स इधर उधर किधर तो लग रहा है, विच इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, डिपेंड्स ऑन आवर लोकेशन। सो देयर आर 3 फैक्टर्स विच चेंजेस वैल्यू ऑफ जी। 3 मेजर फैक्टर है, और भी हो सकते हैं, बट दीज आर 3 मेजर फैक्टर। नंबर 1 हाइट, नंबर 2 डेप्थ, एंड नंबर 3 इज रोटेशनल इफेक्ट, है ना। तो हम लोग तीनों की चर्चा करेंगे, हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विद दिस। ठीक है, फटाफट से मैं 3 डेरिवेशन कराने वाला हूँ आपको, एकदम ध्यान से देखना। डेरिवेशंस बुक में और नोट्स में है, तो मैं लिखाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनना, कुछ टाइपिंग नहीं करेंगे। बुक में डेरिवेशन अवेलेबल है, नोट्स में अवेलेबल है। वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ठीक है, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी वो देखते हैं। सो एट सरफेस फॉर्मूला फॉर जी इज स्मॉल जी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने को पता है, इक्वेशन 1 हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसको डिराइव भी कर सकते हैं, एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम एम कट करो ये आ जाएगा। एट हाइट एच हाइट पे देखो कैसे होगा, ये अर्थ, ये उसका सेंटर ओ, ये मेरा ऑब्जेक्ट एच हाइट पे रखा हुआ है, कोई सैटेलाइट है जो बहुत ऊंचाई पे है, हाइट एच पे, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। सो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस? इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी। ये जो सैटेलाइट है इसका मास स्मॉल एम ले लो, अर्थ का मास कैपिटल एम ले लो, तो क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस आर प्लस एच का स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज इक्वल टू वेट। वेट इज एम इंटू जी एच। जी एच क्यों? जी की वैल्यू वहाँ पर अलग है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू वहाँ पर अलग है। सो एम और एम कट हो जाएगा, जी एच क्या आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो ये जी एच के अपॉन में जी आ जाएगा, ध्यान देना, जी एच अपॉन जी इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये, क्या क्या कट हो जाएगा देख लो, तो ये बचेगा 1 बाई आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, जी एम कट हो चुका है, मैंने कर दिया डायरेक्ट, इसमें 1 बाई आर स्क्वायर बचेगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, सो दिस विल गो अप, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर इज जी एच, इसको उधर ले जाते हैं, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखने में गंदा है, जब इसमें वैल्यूज डालेंगे तो कैलकुलेशन भी बेकार आएंगे, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देयर इज अ थ्योरम इन मैथ्स कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, सुना है क्या? पढ़ा दिया है सर ने? ठीक है, मैं सिर्फ याद करा देता हूँ, इसकी एक आइडेंटिटी यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के, पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं। वी विल यूज बाइनोमियल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऐसी है, 1 प्लस एक्स रेज टू एन, इसका एक्सपेंशन हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं। इफ, तो पहले तो एक्सपेंशन लिख लेते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। पता है क्या ऐसा कुछ है?
बाइनोमियल थ्योरम में हाँ। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ये थ्योरम है, उससे आता है, ठीक है, याद रख सकते हो। अब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, अगर इन दोनों नंबर्स में से ये नंबर बहुत छोटा है, x से छोटा मतलब क्या हो सकता है? माइनस 0 पॉइंट हो सकता है ना, 0.1, 0.2, 0.01, 0.5, एनीथिंग लेस देन 1। एंड इफ इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 मतलब 0.1, 0.01 ऐसा नंबर है, बहुत छोटा है, मतलब 0.5 भी नहीं है ना, बहुत छोटा मतलब लेस देन 0.1। सो इन दैट केस अगर मैं 0.1 ही ले लूँ तो उसका स्क्वायर क्या होता है बताओ? और अगर इसका मैं क्यूब कर दूँ तो इतना थोड़ी है, ठीक है। सो लुक एट दीज नंबर्स, दीज आर वेरी स्मॉल नंबर। यहाँ पर 1 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर nx ऐड कर रहे हैं, n इज पावर इंटू x, x छोटा नंबर है बट स्टिल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल कुछ तो नंबर आएगा। x स्क्वायर इज स्मॉल, x क्यूब इज वेरी स्मॉल, x रेज़ टू 4 इज वेरी वेरी स्मॉल, x रेज़ टू 5 इज वेरी 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 स्मॉल। तो उन वेरी वेरी स्मॉल को क्या करना चाहिए? हटा दो, उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? सुनो, वाई वी कैन इग्नोर देम। मैं सपोज मेरा वेट मेजर करने गया और मेरा वेट आया 80 किलोग्राम, ठीक है, और मैंने थोड़ी देर के बाद एक ब्रेड खाया 10 ग्राम का, तो मेरा वेट कितने से बढ़ गया? 10 ग्राम। तो मैं कहीं पे जा रहा हूँ और उसने मुझे वेट पूछा तो मैं उसको कितना बताऊँगा? 80 kg बताऊँगा, 10 ग्राम तो बताऊँगा नहीं, है ना। सो वहाँ पर 10 ग्राम हमने क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि 80 kg के कंपैरिजन में वो बहुत छोटा है, ठीक है। और कभी कभी नहीं, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से ये जो डेड सेल्स होते हैं वो गिरते रहते हैं। ये पता है क्या आपको? डेड सेल्स कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं, स्किन से तो सबसे ज़्यादा निकलते हैं और हेयर फॉल होता है, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रिमूवल ऑफ डेड सेल। तो उससे हमारी बॉडी का कितना वेट लॉस होता है? निगलिजिबल। सो मैं घर से निकला तब 80 kg था, यहाँ आते आते कितना हो जाएगा? उतना ही रहेगा। हेयर तो है ही नहीं मेरे, छोड़ दो। डेड स्किन भी निकल के भी कुछ ज़्यादा वेट लॉस नहीं होने वाला। सो एनीवेज हायर ऑर्डर्स जो है दीज कैन बी इग्नोर्ड। सुन लो, ये इनको क्यों इग्नोर कर सकते हैं? वाई वी कैन इग्नोर देम? बिकॉज वी आर एडिंग देम टू 1 and nx। ये बड़े नंबर्स हैं इनके कंपैरिजन में, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर ऐड कर रहे हो तो यू कैन अप्रोक्सीमेट कि बड़ा नंबर ही आएगा फाइनल आंसर में। फाइनल आंसर विल बी क्लोज टू बिगर नंबर एंड दैट्स वाई वी कैन अप्रोक्सीमेट। इस पूरे स्टोरी का एसेंस क्या है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस: 1 + x raised to n can be approximated as 1 + nx for x वेरी वेरी लेस देन 1। ये बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग यूज़ करने वाले हैं और इसको फिजिक्स में बहुत जगह यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। कब यूज़ कर सकते हैं मैंने बताया, कब यूज़ कर सकते हैं? जब हायर पावर्स छोटी है और उनको हम लोग कोई बड़े नंबर में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि 1 इज़ मच मोर बिगर देन दैट 0.0001, तो उसको छोड़ दो, है ना। तो यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे देखो, GH = G, यहाँ पर मैं r² ऊपर लिख रहा हूँ और यहाँ पर r² कॉमन लिया मैंने। सो दिस विल बी 1 + h/r ब्रैकेट स्क्वायर। देखो कुछ किया मैंने, क्या मैथमेटिक्स, r को कॉमन निकाला, इन दोनों टर्म्स में से r को बाहर निकाला। बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, अकेला नहीं आएगा, स्क्वायर के साथ आएगा, r²। अंदर क्या बचेगा? r बाहर गया मतलब r/r 1 हो गया, h/r हो गया। ये किसी भी नंबर को कॉमन निकालना मतलब करते क्या है? वी डिवाइडेड बाय दैट नंबर। सो r को बाहर निकालना मतलब वी हैव डिवाइडेड दिस बाय r एंड दिस बाय r। सो ये 1, ये h/r, ये r² गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज दिस g ब्रैकेट 1 + h/r raised to -2। देख लो, ये अपॉन में स्क्वायर था, ऊपर गया तो -2 पावर हो गया। अब ये वाली टर्म को उससे कंपेयर करो 1 + x raised to n से, है उसी फॉर्मेट में। सो क्या अपना अप्रोक्सीमेशन है? 1 + nx, तो 1 + n कितना है? -2।
x कितना है h अपॉन आर। क्या ये h अपॉन आर 1 से छोटा है, ये पहले चेक करना जरूरी है। क्या है, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अगर हाइट छोटा है, जैसे कि मैं इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ सेकंड फ्लोर पे, तो बिल्डिंग का हाइट होगा लेट अस से 20 मीटर्स और अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर्स। 20 मीटर 6400, तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन आवर केस। अभी अगर मैं टेरेस पे चलाता हूँ तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे चला जाओ तो 8 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर स्टिल वैलिड है। हाँ, माउंट एवरेस्ट से भी जंप करूंगा तो भी यही कंडीशन रहेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सॉल्व कर लेते कितना आ गया, g1 minus 2h upon r. This equation is valid only if height is much less than radius of earth, है ना। अगर हम सैटेलाइट की बात करेंगे तो सैटेलाइट जनरली 4000, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर हाइट पर रहते हैं, एंड कंपेयर दैट हाइट विथ 6400 किलोमीटर, सो दैट इज सिग्निफिकेंट। सो सैटेलाइट्स की केस में यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज सैटेलाइट्स आर केप्ट एट सच लार्ज हाइट, ठीक है। हमारा जो DTH का सैटेलाइट होता है वो 36,000 किलोमीटर पे होता है, 36,000 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है, 6,400, काफ़ी ऊपर है। इतना ऊपर क्यों रखा, उसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऊपर ही क्यों रखा, नज़दीक भी रख सकते थे ना ऐसे ऊपर से जाते जाते, और नहीं तो भी माउंट एवरेस्ट से भी थोड़ा ऊपर रखते, 10 किलोमीटर भी सफिशिएंट था। इतना 36,000 किलोमीटर दूर क्यों रखा, देयर शुड बी सम रीज़न। रीज़न तो होगा ना, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। सो इन दोज केसेस यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। तब कौन सा फॉर्मूला चलेगा, और ऑर्डिनरी हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला चलेगा। अभी हम इस वक्त GH निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला चलेगा, दोनों चलेंगे। दिस इज ट्रू इन ऑल केसेस, दिस इज ट्रू फॉर ऑर्डिनरी हाइट्स। ऑर्डिनरी हाइट का मतलब होता है 10 किलोमीटर के आसपास, माउंट एवरेस्ट की हाइट से ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है, अदरवाइज दिस फॉर्मूला विल गिव यू एरर, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे ये टर्म्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। डेरिवेशन समझ में आया, बुक में है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो निकालना है तो निकाल लो, या फिर रिकॉर्डेड है वो भी अपलोड हो जाएगा। दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, है ना, ये वाला साइन होना चाहिए ये फॉर्मूला में, है ना। ये साइन क्या बता रहा है, हाँ, एग्जैक्ट कब है, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, है ना। याद रखो फिजिक्स में बहुत जगह अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम लोग। दो फॉर्मूले आए थे, एक बार लिख लेते हैं। GH इक्वल टू GR² अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आया था अपना। और दूसरा आया GH इक्वल टू G ब्रैकेट 1 माइनस 2H अपॉन R। नाउ इफ, ध्यान दो, इफ H increases what will happen with GH। अगर ये बढ़ेगा तो GH क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। दो फॉर्मूले दिए मैंने, इंक्रीज होगा। लेट अस टेक सम वैल्यू, G वर्सेस डिस्टेंस R। हम लोग अर्थ के रेडियस से बाहर की सोच रहे हैं, आगे की सोच रहे हैं, ठीक है। देखते हैं वैल्यू ऑफ G विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये फॉर्मूला तो अप्रोक्सीमेट है, तो इससे डिस्कशन करना थोड़ा गलत हो जाएगा। सो वी विल डिस्कस यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना, इसका यूज करेंगे। इफ वी इंक्रीज वैल्यू ऑफ H बढ़ाने से क्या हो रहा है, R प्लस H बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीजेस मीन्स दिस नंबर डिक्रीजेस, तो वैल्यू ऑफ G विल डिक्रीज। अब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल देखो, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स एंड व्हाट आर वेरिएबल्स। R कॉन्स्टेंट या वेरिएबल, ये भी कॉन्स्टेंट, व्हाट अबाउट H, और उसका स्क्वायर है, सो ग्राफ विल बी 1/h², ठीक है, 1 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। बट एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर R के साथ ग्राफ बना रहे हैं,
सो व्हाट आई विल डू, वो पहले का डायग्राम याद आ रहा है क्या? ये अर्थ, ये उसका रेडियस r, ये हमारा ऑब्जेक्ट हाइट h पे, तो ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल r प्लस h। तो जिधर मेरे पास r प्लस h है ना, मैं उसको कैसे लिख रहा हूँ देखो, जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर, r प्लस h की जगह मैं वापस से स्मॉल r लिख रहा हूँ। आई वॉन्ट ग्राफ बिटवीन g एंड r, g एंड r, g एंड r का ग्राफ देखो क्या है, जी एच लिख देता हूँ, चलो जी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 1/r² का ग्राफ बनेगा, 1/r² का ग्राफ बनता है ऐसा। सो एज द हाइट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस एंड इट डज नॉट डिक्रीज लीनियरली, ऐसा डिक्रीज हो रहा है, इस तरह का डिक्रीज है, पहले बहुत तेजी से फिर धीरे 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 डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? ग्राफ बनाया हमने इस इक्वेशन से, ओरिजिनल इक्वेशन से, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट है, दिस इज अप्रॉक्सीमेशन, तो ये हर हाइट पे वैलिड नहीं है, वी विल नॉट यूज इट, वी विल यूज दिस। ठीक है, सो हाइट बढ़ेगी मतलब अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी घटेगा, जी विल डिक्रीज, ऊपर जाओगे ज़्यादा हाइट पे तो वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। ठीक है, क्लियर है? कैसे डिक्रीज होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये ग्राफ। अब यहाँ पर कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ये है सेंटर ऑफ अर्थ, इनके बीच में क्या होगा? डेप्थ होगी। डेप्थ का डेरिवेशन नहीं किया तो अभी नहीं लिख सकते, सो पहले डेप्थ का फटाफट से डेरिवेशन करते हैं और इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे बाद में। आपको मैथ्स में फंक्शन रिलेशन वगैरह पढ़ा है, ग्राफ पढ़ा है क्या? तो ये पता है कि 1/x 1/x² का ग्राफ कैसे बनता है? y प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा, इधर से किधर से भी, डिपेंड्स ऑन द कांस्टेंट, मैंने नहीं लिखा है कांस्टेंट, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू x का, ये y प्रोपोर्शनल टू x का, यहाँ पर ऐसा कैसे भी हो सकता है, y इक्वल टू x का 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, मैथ्स में पढ़ाएंगे आपको, बट इन जनरल ऐसा ग्राफ होगा, प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ ऐसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² होगा, फिर भी ऐसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x³ ऐसा ही। फर्क क्या है ये सारे ग्राफ में? ये जो है ना कर्वेचर चेंज होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, गूगल को पूछ सकते हो, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, y इक्वल टू kx, y इक्वल टू k/x, y इक्वल टू k/x², सारे ग्राफ आपको मिल जाएंगे गूगल से, सारे प्लॉट मिलेंगे। ठीक है, गूगल सर्च में डालोगे प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, मिल जाएगा। ग्राफर नाम का ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, उससे भी ये सारे ग्राफ बना सकते हो। सो आपको पता चलेगा कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क एक्टिविटी है। एक और बुक है जो जेईई नीट कर रहे हैं उनके लिए, प्ले विद ग्राफ्स, जिनको ग्राफ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कौन से फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। साइन कॉस तो ये कॉमन फंक्शंस है, ये भी कॉमन फंक्शंस है। लॉग का कैसे बनता है, e⁻x का कैसे बनता है, वो ये बुक में दिया है, तो ये बुक रेफर करना। शायद से अपनी लाइब्रेरी में होगी, नहीं होगी तो नेट पे फ्री अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग वेरिएशन ऑफ जी सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। डेप्थ में जाएंगे, अर्थ हमेशा हमें कहाँ से खींचती है, नीचे, टूवर्ड्स इट सेंटर। ठीक है, अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट सेंटर, है ना। सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, हम लोग यहाँ से एक बड़ा खड्डा बनाया हमने, ये अर्थ का सेंटर इधर है, हमने खड्डा बनाया और हम लोग यहाँ पर है इस पॉइंट पे। सो दिस इज डेप्थ d, दिस इज रेडियस r सॉरी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r-d, और अर्थ हमें सेंटर पे खींचने वाली है, मतलब हम दोनों के बीच का, अर्थ का और हमारा डिस्टेंस जब हम डेप्थ पे होंगे r-d होगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स g एट सरफेस लिख लेते हैं, एट सरफेस ये छाप लेते हैं, एट सरफेस g क्या होता है, g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। मास को हम लोग वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। अजम्पशन है कि अर्थ का डेंसिटी कांस्टेंट है, दिस इज अजम्पशन,
रियलिटी में अर्थ का डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वो इफेक्ट लेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, इसलिए हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं कि अर्थ का डेंसिटी कांस्टेंट है। वॉल्यूम अर्थ का कितना होगा? ये कौन सा फॉर्मूला है? लास्ट बेंचच्या गर्ल्स लक्ष द्या इकडे, मुक्ता लक्ष द्या। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अगेन अजम्पशन, अर्थ एकदम मस्त सुंदर राउंड है, डेंसिटी उसका क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारा कैलकुलेशन इजी और कर सके ऐसा हो जाए। कई बार हम लोग कैलकुलेशन कर नहीं पाता है। ये इधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? जी अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज, एम की जगह सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? 4/3 पाई आर रो जी। देखो तो सही है क्या? 4/3 पाई आर रो जी, दिस इज वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। मैंने इसको डेंसिटी के फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम यहाँ पर है मनीष, जब हम यहाँ है तो हमें ये वाली अर्थ ऊपर से नहीं खींच सकती, अर्थ हमेशा नीचे से खींचेगी। मतलब ये वाला हिस्सा हमें अर्थ का खींचेगा, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ विल अट्रैक्ट अस, ये नहीं खींचेगा। इसको भी कैलकुलस से प्रूफ किया जा सकता है कि ये नहीं खींचेगा, बट वी विल नॉट प्रूव इट। ये वाला पार्ट है जो हमें खींचने वाला है। ये पार्ट का मास जो होगा दैट विल बी m डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, सो एट डेप्थ d, डेप्थ पे g की वैल्यू हो जाएगी gd, फॉर्मूला g कैपिटल M की जगह m डैश, मास यहाँ पर अलग है, और r ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r माइनस डी का स्क्वायर। अब वैल्यूज डालेंगे, m डैश की वैल्यू नहीं है अपने पास, m डैश इज मास ऑफ दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ। कितना होगा? मास ऑफ दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ। डायग्राम में देखो, जितनी अर्थ हमारे नीचे है, हम यहाँ पर है डेप्थ में, खड्डा ऐसे बड़ा बनाया वहाँ पर खड़े हैं हम लोग, तो हमारे नीचे अर्थ है वही हमें खींचेगी, साइड वाली अर्थ थोड़ी ना खींचेगी क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स निकाल रहे हैं। सो ये वाला हिस्सा, इसका मास होगा, इसका वॉल्यूम इनटू अर्थ की डेंसिटी हमने कांस्टेंट लिया है, इसका वॉल्यूम होगा कितना? 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू डेंसिटी रो। ये इधर डाल देंगे, जी डी इक्वल टू जी बाय आर माइनस डी का स्क्वायर, वैसे ही, और एम डैश की जगह वो सारा लिख रहा है। अगली स्टेप बताओ जल्दी से। 4/3 पाई देखो कट कर दिया स्क्वायर और क्यूब। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 क्या करना चाहिए? इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, जी डी अपॉन जी इक्वल टू, उसको और इसको डिवाइड करेंगे, सब कट हो रहा है। देखो क्या बच रहा है, आर को सेपरेट कर दो और जी को उधर लेके जाओ। दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन। कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, ये हर डेप्थ के लिए वैलिड है। अगर मैं अर्थ के सेंटर पे चला जाऊं तो मेरा डेप्थ कितना हो जाएगा? डेप्थ, अर्थ के सेंटर पे डेप्थ कितना हो जाएगा? डेप्थ विल बी आर एंड आर अपॉन आर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, जी 0, मतलब मेरा वेट 0 हो जाएगा। अर्थ के सेंटर पे जाने पे अर्थ आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। किधर भी नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे आराम से। ऐसा हो सकता तो क्या हाँ हो सकता है, कैसे भी सोचो। आप अर्थ के सेंटर पे हो तो आप पे जी की वैल्यू हो गई 0, एक्सेलरेशन 0 है आपका, मतलब आपके F इज मास इंटू एक्सेलरेशन, आपका मास है लेकिन आप पर एक्सेलरेशन 0 है। सो नेट फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी ऑन यू विल बी 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ।
अर्थ के सेंटर पे आप पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, आपका वेट जीरो हो जाएगा, मास नॉन जीरो रहेगा, याद रखना मास तो उतना ही रहता है, पास तो उसने रहेगा। ठीक है। सो सेंटर पे जा रहे हैं तो मास वेट जीरो हो रहा है, जी कम हो रहा है, जी जीरो हो रहा है, इट मीन्स जी डिक्रीजेस विद द डेप्थ। सेंटर पे जाके जीरो, अपना ग्राफ देखो, जी और ये डिस्टेंस था जीरो, ये आर एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जीरो होगा तो यहाँ पर जी की वैल्यू जीरो। सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी थी, जी की वैल्यू तो वो 9.8 थी, और सरफेस से बाहर गए तो कम हो रही थी। अब यहाँ पर क्या बनाना चाहिए ग्राफ में, ये इक्वेशन देखो, मुझे किसके वर्सेस क्या है, जी वर्सेस आर है, तो यहाँ पर मुझे स्मॉल आर चाहिए, स्मॉल आर इज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, है ना। स्मॉल आर मतलब क्या है, मेरा और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस जब हम डेप्थ पे हैं। सो अगर मैं आर माइनस डी के फॉर्म में लिखूँ तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, ये वाले इक्वेशन से आएगा, जी डी अपॉन जी विल बी आर अपॉन कैपिटल आर, जी डी विल बी जी बाय आर, ये कांस्टेंट इनटू आर, सो जी डी इज प्रोपोर्शनल टू आर। सेंटर से जितना डिस्टेंस दूर उतना जी डी ज़्यादा, अगर आर जीरो कर दो तो जी डी जीरो हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है, और जीरो के केस में जीरो ही आ रहा है, मतलब ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस इज वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। आर से इस तरफ जीरो टू आर में डेप्थ है, यहाँ पर डेप्थ है और यहाँ पर अल्टीट्यूड है, देखो। तो सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ जी कहाँ पर है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी कहाँ पर है, at the surface of earth, it is at the surface of earth r, and what is that maximum value, तो कभी भी g की वैल्यू इसको एक्सीड कर सकती है क्या अर्थ पे, कहीं पे भी नहीं कर सकती, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और कहाँ पर होती है, ये पोल पे होती है। हम लोग पोल पे रहते हैं क्या, नहीं, मतलब हमारे यहाँ ये वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, मतलब हमारे यहाँ पर हम लोग गोल्ड खरीदेंगे तो कम वेट मिलेगा, पोल पे जाके खरीदेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। वेट की बात कर रहा हूँ, वेट पोल पे ज़्यादा होगा, यहाँ तो जी की वैल्यू कम है। हाँ, लेकिन आने जाने का भाड़ा ज़्यादा लग जाएगा है ना। उससे अच्छा मोह माया छोड़ दो सारी, कुछ गोल्ड नहीं खरीदना, रहने दो। 2 वक्त का खाना खाओ और फिर मर जाओ, है सफिशिएंट है ज़िंदगी के लिए।